हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सीटेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आज जो हमें लाइव क्लास आज लाइव आने वाली हूँ शाम को 6 बजे। तो जो आपकी कोई भी क्वेरी है सीटेट से रिलेटेड तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास की बात करते हैं तो आज हमारी ईवीएस की जो है 4th क्लास है और इससे पहले आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इस सीरीज़ में मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं इस सीरीज़ में आपको करवा रही हूँ, देखिए, कंटेंट प्लस पेडागोजी दोनों, यानी कि मैं आपको पूरा एक सेट प्रोवाइड कर रही हूँ जैसा कि आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, 15 क्वेश्चंस आपके कंटेंट के, 15 क्वेश्चन आपके ईवीएस की पेडागोजी के। ठीक है, और ये जो सेट्स हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, पहले जो आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आज का जो सेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है आप सभी के लिए, प्लीज़ इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो न्यू पूछे गए थे, एनसीईआरटी से नहीं थे। ठीक है, और मैं आपको डेट भी बता देती हूँ किस डेट का है ये। तो ये 11 जनवरी 2023 को पूछा, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो आपका एग्जाम हुआ था 11 जनवरी को, जो ऑनलाइन हुआ था, और इसमें आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो न्यू पूछे गए थे। न्यू से मतलब था मेरे ये साइंस से पूछे गए थे। देखिए, आप सभी को पता है आपकी ईवीएस में साइंस, सोशल सब कुछ आता है। ठीक है, पहले क्या होता था, सिर्फ आपकी ईवीएस की जो एनसीईआरटी होती है ना 3 to 5 की, वहाँ से पूछ लिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो ऑनलाइन का एग्जाम हुआ था उसमें साइंस और सोशल से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पूछ लिए गए थे। अगर आपने साइंस सोशल कवर की होगी तो आप इन क्वेश्चन को ईजिली कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो इसका क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, ईवीएस की। और अगर आपने अभी तक वो वॉच नहीं की है तो आप जो कर सकते हैं। और ईवीएस की एनसीईआरटी की समरी को मैंने ओनली 6 वीडियोस में कवर किया हुआ है, तो आप उस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। देन आप इस सीरीज को वॉच कर सकते हैं। 100% आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखिए, मैं सारे सेट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हो ही नहीं सकता है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में ना देखने को मिले, है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। मैं आपको पूरा 30 क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो इतना तो डिजर्व कर ही सकती है, एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो वीडियो को, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो किण्वन ब्लैंक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, यानी कि जो किण्वन होता है वो क्या है इसमें से आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शर्करा को एल्कोहल, यानी कि शर्करा को एल्कोहल में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे, यानी कि स्वच्छंद खेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं वो आपको बताना है, जहां बच्चे क्या करते हैं। तो देखिए, स्वच्छंद का मतलब होता है जहां पर बच्चे अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। जो एल्डर्स वगैरह होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, उनका जो है वहां पर इंटरफेयर नहीं होता है, वो इंटरफेयर नहीं करते। हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है बाहर अंदर कहीं भी खेल सकते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई सा भी खेल खेल सकते हैं, वो हमारे स्वच्छंद खेल होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसका आंसर सभी को पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जहां बच्चे बाहरी व भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है, यानी कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है बीजों का अंकुरण करने के लिए, वो आपको बताना है। तो देखिए, अंकुरण का मतलब होता है जैसे बीज हमने मिट्टी में डाल दिए, तो अंकुरण का मतलब है उसको वृद्धि होना, यानी कि उसका जो है बढ़ना। ठीक है, बीज से ही तो हमारा एक पौधा बनता है, तो धीरे धीरे उसका जो है ग्रो करना। ठीक है, वो हमारा अंकुरण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो बीजों का अंकुरण होता है उसके लिए हमें सिर्फ तीन चीज़ों की जरूरत होती है, वायु, ठीक है, और आपका हीट, और आपकी जो है जल की ज़रूरत होती है। जल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ठीक है, और नमी, जैसे कि जल से ही नमी और जल पाती की है। ठीक है, किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये आपके ईवीएस में, मैंने एनालाइज किया हुआ है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका मेथड बस आपको सीखना है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक डायरेक्शन का छोटा सा मैप ऑलरेडी बता रखा है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चाहे मैप हो, मैप के क्वेश्चन भी आप इसी के थ्रू इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपको एक प्लस जैसा आइकन बनाना है, फिर आपको इस साइड में लिखना है ईस्ट, ईस्ट के जस्ट सामने आपको लिखना है वेस्ट, यानी कि पूरब और पश्चिम। ठीक है, ऊपर आपको लिखना है नॉर्थ, यानी कि उत्तर, और उत्तर के जस्ट सामने आपको लिखना है साउथ, यानी कि दक्षिण। ठीक है, यहां पर देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, NE, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये वाली जो बीच वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ये वाली जो बीच की डायरेक्शन है ये आपकी हो जाएगी साउथ वेस्ट, ये बीच की आपकी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है, इसमें कुछ भी नहीं है, ईस्ट के सामने वेस्ट, नॉर्थ के सामने साउथ। ठीक है, यहाँ से बनाइए और पूरा आपका बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका घर, इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे आप क्लियरली इसको समझ पाएं। आपका घर X पर स्थित है और बुक शॉप आपकी Y पर स्थित है। ठीक है, आप घर से अपनी बुक शॉप जाना चाहते हैं। ठीक है, यदि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं, उसके कारण आप सीधे नहीं जाते हैं, तो आप क्या करते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला जाएगा आपसे कि 100 मीटर इधर मुड़िए, 100 मीटर 50 मीटर उधर मुड़िए, है ना। तो उस तरीके से बस आपको चलना होता है डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने मान लिया कि आपका घर यहाँ पर है X। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, तो
उत्तर में 100 मीटर जाना है। अब आप देखिए उत्तर कहाँ पे है, ऊपर की साइड है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर है ना ये नॉर्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है ऊपर की साइड जाऊँगी, कितना 100 मीटर, 100 मीटर जाना है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 100 मीटर का मतलब ये नहीं कि अब मैं उसको पूरा आपको ले जाके दिखाऊंगी 100 मीटर, ठीक है। आप कितना भी ले सकते हैं, बस उसको आपको मेंशन करना है कि 100 मीटर है। अब आपको क्या करना है, फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेबा क्रॉस पड़ जाते हैं। अब हमें जाना है पश्चिम की साइड। तो यहाँ पे पश्चिम हमारा इस साइड है, तो इस साइड स्पेस नहीं है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ये आपका एक्स है, ये आपका 100 मीटर का हो गया, यहाँ पर आया वो। फिर यहाँ से वो जो है 50 मीटर वेस्ट में जाता है, पश्चिम में जाता है। फिर क्या कह रहे हैं, और अंत में ठीक दक्षिण 150 मीटर दूरी तय करके बाई पर स्थित बुक शॉप पर पहुंच जाता है। लास्ट में वो क्या करता है, 150 मीटर दूरी तय करता है, किस साइड में, दक्षिण की साइड में। तो दक्षिण कहाँ है, नीचे की साइड है, ठीक है। तो नीचे जाएंगे हम 150। तो देखिए यहाँ तक तो हमारी 100 है, तो हमें इससे ऑब्वियसली नीचे ही जाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हम नीचे थोड़ा सा और चले जाते हैं, तो ये हमारी हो गई शॉप, यानी कि बाई पे पहुंच गए हम। और ये है हमारी 150 मीटर। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा बताइए, ठीक है। तो बाई हमारी ये हमारी बुक शॉप है बाई, तो इसके सापेक्ष हमें एक्स की डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से हमें ये देखना है कि एक्स किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब जब भी ऐसे आपसे ऐसा बोला जाए ना, तो ये जो डायग्राम मैंने ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, इस डायग्राम को आपको उसी जगह ड्रॉ कर लेना है जहाँ से आपकी डायरेक्शन पूछी है। जैसे बाई से पूछा है तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया इस डायग्राम को, ठीक है। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, बाकी सब इसमें लिखा हुआ है। तो आप मुझे देखिए, अगर मैं इसको सीधा जाऊंगी तो सीधी तो आपको है नहीं, यहाँ पे तो एक्स है नहीं, एक्स आपका कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये इस टाइप की डायरेक्शन जाएगी, यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर और पूर्व, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व। आई होप को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नहीं समझ में आया एक बार और देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है किस तरीके से मैंने किया है। क्वेश्चन है, उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की प्रक्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो, यानी कि उंगलियों से छूकर, टच करके, फील करके कौन पढ़ता है वो आपको बताना है। तो ऑब्वियसली इसका आई होप कि सभी ने सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जो लोग देख नहीं सकते हैं वो उंगलियों से टच करके, महसूस, फील करके जो है पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आपका साइंस से पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पाश्चुरीकृत दूध को लगभग ब्लैंक तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो पता होगा आपको, ठीक है। तो पाश्चुरीकृत को हम पास्तरीकरण बोलते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब होता है कि दूध को लगभग 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखें। क्वेश्चन है सीटेट का, मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज़ इस सीरीज को कंप्लीटली वॉच करना, आज की क्लास को स्पेशली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत बार EVS में आपको बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, बस आपको मेथड सीखना है। कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नगर कोइल जाने के लिए भिवड़ी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेसवे ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 21:15 बजे भिवड़ी रोड से चली और 7 सितंबर 2022 को 4:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 1887 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों पर ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता दूँ। पहला है आपका औसत चाल। देखिए चाल बराबर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, अब हमें निकालनी है चाल। तो चाल के लिए हमें दूरी चाहिए, तो दूरी तो उन्होंने हमें दे दी 1877 किलोमीटर, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम हमें जो है यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ करके समझ करके निकालना पड़ेगा। तो देखिए टाइम कैसे निकालते हैं वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पर ट्रेन कितने बजे निकली है, 5 सितंबर को निकली है। कितने बजे निकली है, 21:15। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, जो टाइमिंग होती है, जैसे यहाँ पर 4:45 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये 4:45 सुबह के 4:45 हैं या फिर शाम वाले 4:45 है ना। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपसे ऐसा लिखा हो 4:45, जब भी 1 से लेकर के 12 तक की संख्या आपको दी हो, तो उसका मतलब आप समझिए कि यहाँ पर ये जो है सुबह की बात हो रही है। सुबह का 1 बजे, सुबह का 2 बजे, सुबह के 3 बजे, सुबह के 4 बजे, सुबह के 5 बजे। जब भी आपको ऐसा दे दिया जाए 13, 14, 15, तो इसका मतलब है कि 12 बजे के बाद, दोपहर को 12 बजे के बाद, यानी 13 को हम लिखते हैं 1, दोपहर का 1, 14 को हम लिखते हैं दोपहर का 2, 15 को हम लिखते हैं दोपहर का 3, यानी कि 12 से आपको आगे बढ़ जाना है, फिर से 1 से वही गाड़ी अपनी शुरू कर देनी है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। टाइम का नहीं आया तो अभी इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका दे रखा है 5 सितंबर को जो है वो कोई व्यक्ति है वो 21:15 बजे जो है निकलता है, क्या निकलता है, उसकी ट्रेन निकलती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए 12
तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 21, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 9:15, यानी कि रात को 9 बजे जो है उसकी ट्रेन क्या हुई है, निकली है। ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग ये रात को 9 बजे निकली, बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगी चीज़ों को, बस आपको सुनना है, समझना है। तथा 7 सितंबर 2022 को 4:45 बजे नगरकोइल पहुंची है। तो 5 सितंबर से 7 सितंबर तक आपके 2 दिन हो गए, 2 दिन लगे पूरे इसको। ठीक है, अब टाइमिंग क्या है, टाइमिंग भी देख लेते हैं। टाइमिंग है आपकी 4:45। 4:45 का मतलब आपका हो गया, ये देखिए आपका 4 बजे दिया है, यानी कि मैंने आपसे कहा था ये आपका किसमें होगा, AM, यानी कि सुबह की बात हो रही है। ठीक है, जब भी 21, 13, 14 आ जाए तो मान लीजिए आपको PM आएगा, शाम की बात हो रही है। ठीक है, अब आप काउंट कर लीजिए 9:15 से आपका दूसरे दिन 6 सितंबर को 9:15 पूरा 24 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो 24 घंटा तो हमारा ये होगा 24 आवर प्लस। अब हम 6 सितंबर से करेंगे दूसरे 7 सितंबर तक, तो 9:15 से लेकर के 4:45 तक हमें काउंट करना है। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ठीक है, यानी 7 घंटे और आपका ये 15 और 45, 25, 35, 45, 7.5 घंटे। ठीक है, 24 घंटा ये और 7.5 घंटे ये, इतना टाइम उसको लगेगा टोटल। ठीक है, तो 24 घंटे और 7 घंटे आपका कितना हो जाएगा, 31 घंटा। ठीक है, 31 घंटे और 30 मिनट, 31 घंटे और 30 मिनट का टाइम जो है उसको लगेगा। अब हम यहाँ मिनट को देखिए चेंज कर लेते हैं घंटे में, तो 1 घंटे में आपकी 60 मिनट होती हैं। तो अगर हम इसको मिनट से घंटे में करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी आपका 6, यानी कि हाफ आवर जो है उसको लगेगा। तो ये आपका हो जाएगा 31 से ही 1/2 आवर। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 31 से ही 1/2 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम 31.5 लिख सकते हैं। 1 का 2 से आप डिवाइड करोगे 1 में। ठीक है, तो ये आपका आ गया आवर, घंटा। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको डिवाइड करना है। तो 4 बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी क्या है हमारी 1877, समय कितना आ गया हमारा 31.5। पॉइंट हटाएंगे, एक 0 लगा देंगे, यानी कि 18,770 में 315 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 59.5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका न्यू क्वेश्चन पूछा गया था, अभी तक जो है आपकी EVS के NCERT से नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक जो है नहीं पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। इसको हम कहते हैं विसर्पी लता। देखिए कद्दू का जो पौधा होता है वो आपका लता से ही आपको पता चला होगा, बेल जो होती है नीचे की तरफ जमीन पर फैली हुई होती है। इसमें आपका देखिए और किस किस की होती है, तो ये शकरकंद की भी लता होती है। ठीक है, बेल होती है, और आपका तरबूज जो होता है उसकी भी बेल होती है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है, यानी कि आपसे बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है नृत्य पूछा हुआ है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है स्वांग। ठीक है, ये भी आपका न्यू क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए जो भी छोटे मोटे आपके डांस वगैरह हैं वो राज्य के, वो आपको याद रखनी है। जैसे आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और आपका जो है घूमर जो है कहाँ का है, ये सारे डांस जो है आपको याद रखनी है। कथकली कहाँ का है, केरल का है ना। तो इस तरीके से आपको जो ये स्टेट के थोड़े जो भी राज्य के नृत्य हैं वो याद करके जाना। आप कहोगे तो एक वीडियो में जो है आपको इस पर प्रोवाइड कर दूंगी डांस पर। अच्छा, आप लोग जो है अपना स्कोर जरूर कमेंट करना आज का, कि आपके कितने मार्क्स जो है आज आपने EVS में गेन किए हैं। मुझे लगता है मोस्टली लोगों के आज कम ही रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू हैं आज के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, जब उसका जो क्षेत्रफल होता है वो घट जाता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधों के बारे में हमें सही विकल्प बताना है। तो आप आंसर से ही देख पा रहे होंगे 2 ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाले हैं। इसका मतलब 4 हमें दे रखे हैं, 2 गलत होने वाले हैं। ठीक है, तो पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, बिल्कुल सही बात है आपका। ठीक है, मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं, तो ये आपका यूज नहीं होती हैं। ठीक है, ये गलत दे रखा है। पशु पौधों को क्या करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, उल्टा पौधे जो है क्या करते हैं, हम लोगों के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हमारी आश्रय प्रदान करते हैं। तो B और C गलत है आपका। अगर B और C गलत है तो ऑप्शन नंबर 1 भी गया, 2 भी गया, 3 भी गया, ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा, A और D। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं, जिनमें से कुछ क्या कर सकते हैं, हम खा सकते हैं। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका साइंस से ही बना है। ठीक है, तो पौधों के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे बताया गया है। सबसे उपयुक्त कथन है, यानी कि पौधों के बारे में हमें सबसे सही कथन बताना है यहाँ पर। तो जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं, तो गलत। फल परागण में सहायता करते हैं, बिल्कुल गलत। फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। जब भी आपसे पूछा जाए कि जो प्लांट्स होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, तो आपको याद रखना है जो फूल होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, वो पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं कहूँगी आपसे जो भी संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है,
और राज्य हैं उनको याद रखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कोई से 2 स्टेट दे दिए जाते हैं, कभी कोई से स्टेट दे दिए जाते हैं, तो आपको याद रखनी है सारी, ठीक है। तो टोटल अगर मैं आपसे कहूँ तो भारत में कितने राज्य हैं, टोटल हमारे भारत में 28 राज्य हैं, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूँ तो वो कितनी हैं, 8 हैं, ठीक है, टोटल 8 हैं। उन 8 के आपको नाम याद रखने हैं। मैं अभी आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, उससे आप जो है नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। फाइनली पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनना है, तो मिजोरम आपका नहीं है, तो ये गया। झारखंड और छत्तीसगढ़ गलत है। लद्दाख और पुदुचेरी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड आपका नहीं है, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ याद रखने की, तो वो है आपका दादाजी दिल्ली ले चलो आप, ठीक है, दादाजी दिल्ली ले चलो आप, ठीक है। ये पेन इस टाइप का है कि इससे ना ढंग से लिख नहीं पाते हैं। ले चलो आप, ठीक है। तो देखिए दादा से हो जाएगा दादर एंड नागर हवेली, जहाँ से आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है दिल्ली, तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली भी होता है आपका, ठीक है। ले से लक्षद्वीप हो जाएगा आपका, और ये ला से आपका लद्दाख हो जाएगा, ये चा से आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, आ से आपका अंडमान और निकोबार हो जाएगा, और पा से आपका पुदुचेरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी या पोशाक पहनी थी, जिसका नाम है, तो महाराष्ट्र की साड़ी या पोशाक का नाम आपको बताना है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है नौवारी। देखिए ये जो सेट था ना, वाकई में इस सेट में आपके क्वेश्चन बिल्कुल अलग थे। जो लोग ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ के गए होंगे, समरी वगैरह देख के गए होंगे, उनको जो है काफ़ी प्रॉब्लम हुई होगी क्वेश्चन में, और स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे कि ईवीएस हार्ड आई है। तो उसका रीज़न भी यही था, ठीक है, क्योंकि पहले ये सब नहीं इंक्लूड होता था, लेकिन इस सेट में जो है साइंस का कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए, आर्ट्स वगैरह पूछ ली गई स्टेट्स की, है ना। तो इस सेट को प्लीज़ अच्छे से तैयार करके जाना। इससे हमारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है, तो आई होप कि ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। लड़कियों के लिए हमारी 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पेडागोजी को क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पेडागोजी का, कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे जो है उनको पहचान सकती है। पौधों की पहचान में निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो मधु क्या एक स्टूडेंट है जो उसके घर में गुलाब और तुलसी के पौधे लगे हैं, उनकी पहचान कर सकती है कि कौन सा तुलसी का है, कौन सा गुलाब का है। तो उसमें से कौन कौन से प्रोसेस जो है पहचानने में यूज होंगी वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका यहाँ करेक्ट होना है, क्योंकि अवलोकन करेंगे यानी कि ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, पहचानेंगे, तभी तो हम किसी चीज़ को बता पाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट होगा। और ए जो है आपका ना तो ऑप्शन नंबर 2 में है ना 3 में, तो ये दोनों तो आपके गए, ठीक है। बी अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन यानी कि तुलना, तो ऑब्वियसली वो तुलना करेगी कि तुलसी के पौधे में से ऐसी खुशबू आती है, गुलाब के में ऐसी आती है। तुलसी के पौधे जो है पत्तियां हरी होती हैं, गुलाब के जो है कैसा होते हैं, आपके किस टाइप के होते हैं, गुलाब के जो फूल होते हैं उसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं ना। तो ए और बी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो फील्ड ट्रिप हम बच्चों को करा देते हैं उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है वो आपको बताना है। तो वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ संवेगात्मक संबंध का विकास करना। तो मुझे ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही लग रहा है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर जब आप बच्चों को फील्ड ट्रिप के लिए ले जाएंगे तो प्रकृति के साथ उनका जो इमोशनली वो कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। आप उनसे पौधे वगैरह लगवाएंगे तो वो इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे पौधों के साथ, जब वो पेड़ की खुद से देखभाल करेंगे, खुद से उनको देखेंगे, है ना। और वनस्पति जगत यानी कि जो भी आपकी जो भी पेड़ पौधे हैं उनके प्रति, ठीक है, और जो भी मनुष्य प्राणी जगत है उनके प्रति, उनके ऊपर जो है बल देना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका प्रकृति की एक आभासी यात्रा गलत, एक पार्क में शेयर करना विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती। देखिए विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती से यहाँ पर क्या है ना। नेक्स्ट आपका विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना। तो ये आपके तीनों ही गलत हैं, ठीक है। इसका जो मेन एम होता है वो ऑप्शन नंबर 1 है। इसी कहती है कि वे अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी यानी कि मेल फीमेल से रिलेटेड इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सबसे बेस्ट रहेगी वो आपको बताना है। तो देखिए आप सभी आई थिंक इसमें आंसर कर चुके होंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन जो होता है आपका सबसे बेस्ट रहता है। यहाँ पर जो है बच्चे अपनी अपनी जो विचार हैं, अपनी अपनी जो भी उनके थॉट्स हैं उनको शेयर करते हैं यहाँ पर, और डिस्कस एक तरीके से हो पाता है, और डिस्कशन के थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया, यानी कि हमारी बात हो रही है, ठीक है, आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। यानी कि आप जहाँ पढ़ाते हो वहाँ पर आपने देखा कि कुछ बच्चे तो है एकल परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी वो आपको बताना है। बच्चों की अवहेलना, देखिए बच्चों को कभी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, नेगेटिव हो गया। इन बच्चों के प्रति सहानुभूति दर्शाना और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहना। तो देखिए सहानुभूति से बच्चे सिंपैथी दर्शाना ये सभी नेगेटिव होते हैं। ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल देना और विषय पर ध्यान केंद्रित करना।
करना, ठीक है। तो कठिनाई पर बल देना, ये भी आपका, सारे आपके नेगेटिव हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बच्चों के संदर्भ को सम्मिलित करना और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करना, यानी कि ऐसे बच्चों को जो है आपको इंक्लूड करना है और उनकी जो है संस्कृति का आपको क्या करना है, निर्माण करना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सबसे करेक्ट है। कक्षा 5 की एक स्टूडेंट है, वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी बहन छोटी रोती थी तो दादी उससे कहती हैं कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसकी दादी उससे ऐसा बोलती हैं कि चांद पर जो बूढ़ा बाबा बैठा है उसको, ये सारी बातें हमें तो पता ही है ना कैसी बातें होती हैं, है ना, जैसा इमेजनरी बातें होती हैं, डराने के लिए बच्चों को की जाती हैं ना। तो आप क्या करेंगे, रूपल इस टाइप का आपसे बोल रही है तो रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा कहने से मना करें कि ऐसा उनकी यहाँ उसकी दादी को ठेस पहुंचेगी ना कि वो इस तरीके से बोल रहे हैं टीचर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में सेम क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। तो अगर आपने कल की क्लास वॉच की है तो आज का क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही, तो उसके मन में एक नेगेटिविटी आ जाएगी कि दादी तो झूठ बोलती है। रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई वहाँ बाबा नहीं, तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सबसे बेस्ट रहेगा कि रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करे, ठीक है। यहाँ आपका सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ उसको देखिए टीचर को कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना तो वो उसकी दादी को गलत प्रूफ करेगी, है ना वो ये कहेगी कि तुम मतलब उससे डायरेक्टली बोलेगी, वो उससे खुद कहेगी कि इस चीज़ का तुम खुद ही देखो। तो वो खुद जब जांच करेगी तो उसको पता चल जाएगा कि क्या ये चीज़ें होती हैं और वो समझ पाएगी। अच्छा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है, ये एक टॉपिक है आपका, उसका नाम है के शिक्षण के लिए निम्न में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त रहेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर सही रहेगी वो आपको बताना है। संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहना। विद्यार्थियों को उनको दादा दादी को पत्र को लिखने के लिए तैयार कीजिए। डाकिए के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। देखिए डी तो आपका यहाँ करेक्ट है, ठीक है। जब वो ये चिट्ठी आई है इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब देखिए जब भी कोई भी चीज़ हो, जब आप उसको समझाना चाह रहे हैं तो आप जब उस चीज़ को दिखा दोगे ना बच्चों को ये चीज़ ऐसे हो रही, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। दिखाने से बच्चे बहुत जल्दी जो है सीख जाते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो डी तो आपका करेक्ट होने वाला है। डी करेक्ट है तो 1 और 2 आपका यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है। पहला मैं आपको बता देती हूँ, डी आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई करेक्ट होने वाला है। तो देखिए विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार कीजिए, यानी कि दादा दादी को जब वो खुद से पत्र लिखेंगे तो उनके जो है यहाँ पर क्या होगा, जब वो पत्र लिखेंगे फिर वो जाएंगे तो वो वहाँ पर सीख पाएंगे कि किस तरीके से ये योजना होती है, किस तरीके से चिट्ठी लिखी जाती है, किस तरीके से हम वहाँ पर डाक पोस्ट करने जाते हैं चिट्ठी को, है ना, किस तरीके से चिट्ठी वहाँ तक पहुँचती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 में यानी कि अच्छा फर्स्ट की बात हो रही है, शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है, आशा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित कराएं। तो आप क्या करेंगे, ज्ञानेंद्रियां आपको पता है सभी को, आंख नाक कान जीभ त्वचा 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी, इन सभी से आप जो है बच्चों को परिचित करवाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे, ये आपका नेगेटिव है। विद्यार्थियों को उनको अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने को कहेंगे। बच्चों को आपको सिखाना है, परिचित कराना है, उनको पता ही नहीं होगा ज्ञानेंद्रियां क्या होती है तो वो कहाँ से लिख देंगे, है ना। प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का प्रयोग करेंगे, ये आपका सबसे बेस्ट है। देखिए मूर्त चीज़ें यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। आप उनको दिखाएंगे, ये देखिए आप उनको इशारा करेंगे, ये देखिए आँख क्या होती है हमारी, ज्ञानेंद्रिय होती है। फिर आप उनको दिखाओगे नाक क्या होती है हमारी, ज्ञानेंद्रिय होती है। इस तरीके से आप उनको बताओगे, ठीक है। प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट है। में लिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। तो एवीएस की आपको नेचर बताना है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, इसका क्या है, एक नेचर है। तो मैं आप एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इनकी थीम है परिवहन, वो आपको पढ़ानी है, ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए विद्यार्थियों को नोट्स बनाना देखिए नेगेटिव होता है। परिवहन के महत्व पर उन्हें कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण यानी कि बस उनको एक पिक्चर दिखा देना, या फिर सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उन्हें उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। आपका सबसे बेस्ट है। देखिए यहाँ पर ना पेडागोजी में आपको कई बार ऐसा लगेगा ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट देखना, सबसे बेस्ट वो होता है जहाँ पर बच्चे एक्टिव होते हैं, जहाँ पर बच्चों को लेकर के कुछ किया जा रहा होता है, बच्चों के अनुभवों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा, उनके अनुभवों उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सबसे बेस्ट है। आपका पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो फिर से आपको ईवीएस के नेचर के बारे में बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और क्या है, संवेदनशीलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन अधिगम के संदर्भ में सत्य हैं। तो ईवीएस लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में ट्रू कौन सा है इसमें से वो आपको बताना है। तो सबसे पहले नीचे देखिए आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से आपको 4 कथन दे रखे हैं और 3 आपके सही होने वाले हैं। आप देखिए हर एक आंसर में आपके 3-3 है, इसका मतलब एक आपका कोई गलत होने वाला है, ठीक है। अगर आप उस गलत को पहचान लेते हैं तो आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्या कह रहा है, बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से एक्टिवली जुड़े हुए होते हैं, तो ये तो करेक्ट है। ए हमारा ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, तो 3 तो हमारा गलत हो गया। विभिन्न पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान प्रासंगिक अनुभव होते हैं, ठीक है। तो सारे
सारे बच्चों के जो अलग अलग पृष्ठभूमि से जो आते हैं, क्या उनके एक जैसे अनुभव होते हैं क्या? सबके अलग अलग अनुभव होते हैं, तो बी ही हमारा गलत है। ठीक है, तो बी गलत हो गया, तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गया, ऑप्शन नंबर 4 भी गया, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 ही बचा, यही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप इनमें से किसे प्राथमिकता देंगे? यानी कि एक सब्जेक्ट टॉपिक बोल सकते हो, सब्जेक्ट बोल सकते हो, इसका नाम है पक्षी। ठीक है, पक्षियों, उसको प्रस्तुत करने के लिए आप किसे प्रायोरिटी देंगे, वो आपको बताना। आप अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची देखिए, याद करना, रटना, ठीक है, ये सभी नेगेटिव होते हैं। आपके विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहना। ठीक है, तो जो पक्षी जो है विषय या टॉपिक, उसको प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप किसे देंगे? ठीक है, तो उनको लिखना, ये देखिए, ये आपको नेगेटिव हो गया। स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग करना। देखिए, ये सबसे बेस्ट होता है आपका फील्ड ट्रिप करवाना। और मैंने आपसे कहा भी है, जब भी आपसे कहा जाए कि बच्चों को कहीं मान लीजिए कोई भी चीज़ उनको सिखानी है, ठीक है, उसके लिए आप उसी जगह पर ले जाए। मान लीजिए आपको न्यूज़पेपर से रिलेटेड बच्चों को कुछ सिखाना है कि किस तरीके से न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, तो जहाँ पर न्यूज़ एजेंसी जो होती है, जहाँ पर न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, वहाँ पर उनको ले जाइए, तो वो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका वाणी ने कहा, आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है? तो ये जो उसने वाक्य बोला, ये किस चीज़ को देख करके बोला है, इसमें क्या क्या प्रोसेस यूज़ हुई होगी, वो आपको बताना है। तो देखिए, ए तो आपका यूज़ हुआ होगा, आप लोगों ने उसने आम के पेड़ को देखा होगा, तभी वो ऐसा बोल सकती है ना। तो ए तो करेक्ट है। ए आपका ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, तो 2 तो आपका यहाँ से गया। ठीक है, ये तो गलत हो गया। बी आपका क्या है? तुलना। देखिए, उसने तुलना भी किसी पेड़ से की होगी, तभी वो बोल रही है कि खुली छतरी जैसा है, ये तो है ना। तो खुली छतरी से उसने आम की पेड़ की तुलना किससे कर दी? खुली छतरी से कर दी, है ना। तो यहाँ पर तुलना भी वो कर रही है, तो बी भी आपका करेक्ट है। ए और बी आपका ऑप्शन नंबर देखिए, बी आपका 3 में नहीं है, तो ये आपका गया। ठीक है, ए और बी आपका 1 या 4th में से कोई करेक्ट होने वाला है। सी देख लेते हैं, निर्णय। यानी देखिए, यहाँ पर उसने कोई निर्णय नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। ठीक है, इमेजिनेशन हुआ है, यहाँ पर कल्पना की गई है कि इसका पेड़ जो है खुली छतरी जैसा है, तो डी भी इसमें यूज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसका, ए, बी, डी। अच्छा, 3 में विषय है जल, वाटर। इसका टीचिंग कराते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किए, यानी कि स्टूडेंट ने ऐसे एग्जाम्पल शेयर किए जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कि कुएं, तालाब इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। ठीक है, आप ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। सही बात है। विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना है कि जब भी बच्चों के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो कभी भी उनको ना इग्नोर करना है और ना ही उनको मना करना है। ठीक है, तो बी तो गलत हो गया। अगर बी गलत हो गया तो बी हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में, तो ये दोनों गलत हो गए। अब 3 या 4 में से कोई करेक्ट होने वाला है, तो देखते हैं। उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहना है, यानी कि उनको जो भी एक्सपीरियंस है उनको शेयर करने के लिए कहना है, तो ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए, अगर हमारा सी करेक्ट है, ठीक है, और सी करेक्ट है, तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी हमारा जो है इसी ऑप्शन में है। बाकी 2 ऑप्शन तो हमारे ऑलरेडी कट चुके हैं, और 4th वाले में सी ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अवलोकन, जांच, निष्कर्ष, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, तो यही आपका सबसे करेक्ट आंसर है। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।